प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आज से मैं कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों ही कक्षाओं के लिए क्षितिज भाग 1 और जो आपकी पुस्तक कृतिका है, दोनों का अध्ययन अध्यापन पठन पाठन का श्री गणेश कर रही हूँ। और सबसे पहले इस श्रृंखला में कक्षा 9वीं का जो क्षितिज है, इसका पाठ 1 मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी 2 बैलों की कथा से शुरू करना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम कौन नहीं जानता। भारत और भारत के सुदूर इलाकों में, सुदूर विदेशों में इनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो कथा साहित्य है, उसका जो संसार है ना, बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, इनकी भाषा पर कुछ हद तक उर्दू का प्रभाव देखा जा सकता है। 2 बैलों की जो कथा है, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। बच्चों, इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 1880 में हुआ था। उस समय देश में लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश भरा हुआ था और उस आक्रोश को वो विभिन्न तरीक़ों से व्यक्त करते रहते थे। मुंशी प्रेमचंद जी भी इस बात के अपवाद नहीं है। बच्चों, मेरा एक विचार है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। देखिए, कक्षा में भी पाठ का वाचन तो बहुधा होता ही है, परंतु मैं चाहती हूँ कि इस कहानी को सच में कहानी की तरह ही मैं आपको सुनाऊँ। 2 बैल जो थे, किसके थे, ऐसी क्या बात हुई कि उनसे संबंधित बात कथा बन गई और मुंशी प्रेमचंद जी को उस पर अपनी लेखनी उठानी पड़ी, है ना। और ये पाठ लिखा ही क्यों गया? तो इन प्रश्नों का जो जवाब है हम इस पाठ में ढूंढेंगे। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इस तरह के पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या है। इसमें सबसे पहले तो बच्चों, पशु पक्षियों के प्रति मनुष्यों में संवेदना जागृत करना है। दूसरा जो है, किसानों के जीवन में पशुओं का महत्व क्या है, यह बतलाना है। तीसरे, किसी भी प्राणी की स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है। या ऐसे कहें कि स्वतंत्रता मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र का मौलिक अधिकार है। चौथा जो है, संघर्ष से सफलता की प्राप्ति संभव है। कोई कितनी भी मुसीबत में हो, लेकिन
वह संघर्ष करता रहे तो एक न एक दिन वह सफल जरूर हो जाएगा। पांचवा उद्देश्य मेरे हिसाब से यह है कि विद्यार्थी के जीवन में भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना करना, कि भारत के जो नैतिक मूल्य, जो जीवन को सुंदर बनाने वाले जो नियम, जो कायदे बनाए गए थे, उन मूल्यों की विद्यार्थियों के मन में जो है बैठाना और उनकी स्थापना करना। तो चलिए, अब इससे अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मैं आपका ख़राब करूँगी। मैं इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाना चाहती हूँ। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं इसे अपने शब्दों में सुनाऊँगी। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये एक कहानी है जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले जो है ना एक गधे का ही वर्णन किया है और कहना चाह रहे हैं कि गधा जो है बहुत ही सीधा प्राणी है, लेकिन उसे संसार में अगर किसी को कहते हैं ना, किसी को बेवकूफ़ कहना है तो बेवकूफ़ ना कहता है कि तू तो गधा है। मानो कि गधा शब्द जो है बेवकूफ़ का पर्याय बन गया। लेकिन गधे में जो सहनशीलता, जो बोझ ढोने की क्षमता, जो भूखे पेट भी रहकर कभी चेहरे से शिकायत को ना दिखाना, कभी क्रोध में न दिखाई देना, यह तमाम जो संतों जैसे गुण उस गधे में है, जो उसकी सहनशीलता है ना, उसकी चर्चा ना करके उसे जो है मूर्ख का पर्याय मान लिया गया। मेरे ख्याल से तो अकेले मुंशी प्रेमचंद जी ही ऐसे एक लेखक हैं जिन्होंने गधे के ऊपर इतना बारीक निरीक्षण किया और उसके इन तमाम गुणों को उभारा। अंत में कहते हैं कि भारतीय जो है ना, अपरोक्ष रूप से भारतीयों की तुलना उन्होंने गधे से की है। क्यों? क्योंकि वह अंग्रेज़ों का समय था। भारतीय इतने सहनशील, इतने मेहनती, गधे के समान चुपचाप सब दुख सहते हुए चुपचाप काम के बोझ को, अंग्रेज़ों की गुलामी को करते रहना, है ना, और ऊपर से चेहरे से असंतोष भी न दिखाना। इस तरह की जो है स्थितियों में भारतीय रह रहे थे। और भारत में ही नहीं, अमेरिका जैसे विकसित देश में जो भारतीय उस समय रह रहे थे, उनकी दशा इससे भी बदतर थी। वहाँ तो उन्हें आदमी ही नहीं समझा जाता था, बल्कि भारतीय जो है विदेशों में, अमेरिका जैसे विकसित देश में जाकर बहुत हाड़ तोड़ परिश्रम करते थे। कोई कुछ कह भी दे तो उसको उल्टा जवाब नहीं देते थे। तमाम तरह की दुख और मुसीबतों को झेलते हुए भी वहाँ पे काम करते थे, है ना। उन्हें कभी पत्थर या किसी कोई कंकड़ उठाकर कभी नहीं मारते थे, कभी किसी से लड़ाई नहीं करते थे। तो इसलिए वहाँ के विदेशी हमारे भारतीयों को मूर्ख ही समझ लिया गया, मूर्खों का पर्याय समझ लिया। जैसे गधे में तमाम इतने सारे गुण होते हुए भी कोई उनके गुणों को नहीं देखता, उसे सीधे मूर्ख कह देते हैं, और जिसे मूर्ख कहना हो उसे गधा कह देते हैं। तो भारतीयों का भी यही हाल था। हाँ, एक बात यह है कि अगर भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर की तरह देते होते ना, तो उन्हें अमेरिका में प्रवेश से नहीं रोका जाता। जापान का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि एक ही विजय ने जापान को संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, माने गिनने लायक बना दिया, उनके समकक्ष खड़े होने लायक बना दिया। अब कह रहे हैं कि लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम गधा है, और वह है बैल। तो जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग कर देते हैं कि ये तो बछिया के ताऊ हैं। किसी को बेवकूफ़ कहना हो तो उसे बछिया के ताऊ भी बोल देते हैं। कुछ लोग
बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर प्रेमचंद जी का विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल तो कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई तरीक़ों से वो अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि बैल का स्थान जो है ना गधे से नीचे। अब मुख्य कथा जो है ना प्रारंभ होती है। कहते हैं कि किसी गांव में झूरी काछी रहते थे। झूरी काछी के 2 बैल थे, हीरा और मोती। बैलों को उस परिवार से बहुत प्रेम था और झूरी को भी अपने बैलों से बहुत प्रेम था। तो एक बार क्या हुआ कि झूरी का जो साला था वो झूरी के घर आया और उसने उसके बैलों को मांगा। वो अपने घर इन बैलों को काम करने के लिए ले जाना चाहता था। उसने मांगा, झूरी ने उन बैलों को उसे दे दिया। अब बैल जो है चूँकि इसी घर को अपना घर समझते थे, तो बैलों ने सोचा कि भाई झूरी ने उन्हें बेच दिया। वो तो बहुत दुखी हुए और वो कतई भी उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन गया जो है उन बैलों को खींचे जा रहा था, खींच कर लेता जा रहा था। अच्छा, प्रेमचंद जी ने उन बैलों की कुछ विशेषताएं बताई हैं कि वो बैल जो थे ना वो बहुत अच्छी जाति, बैलों की जो नस्ल थी पछाई उस जाति के थे। तो इस वजह से कैसे थे, वो देखने में बहुत सुंदर थे और काम में चौकस थे, डील डॉल में बहुत ऊंचे थे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते उन दोनों में बहुत अधिक भाईचारा हो गया था, है ना। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे रहते थे, एक दूसरे से मौन भाषा में, मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मतलब जैसे कि बातचीत कर रहे हों एक दूसरे से, दूसरे को अपनी बात पहुंचा रहे हों, उनकी सुन रहे हों। जैसे ऐसा प्रतीत होता था कि बिना कहे ही एक दूसरे के मन की बात वो समझ लेते थे। तो लेखक का कहना है कि शायद उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला जो मनुष्य है ना, वह भी उससे वंचित है, उसमें भी वो चीज़ नहीं है। अच्छा, उन दोनों बैलों में इतना प्यार था ना कि वो एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम जताते, और कभी कभी वो दोनों ना सींग मिला लिया करते थे, है ना। सींग ऐसे नहीं, लड़ाई के लिए नहीं, प्रेम से। जब कहीं वो बोझ ढोने जाते तो दोनों की यही वो रहती थी कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है वही ढोएं और दूसरे को वो कम बोझ ढोने दें। और जब शाम के समय दिन भर की मेहनत के बाद दोपहर या शाम को जब वो दोनों को खोला जाता तो वो एक दूसरे को चाट कर जो है ना अपनी थकान मिटा लेते थे। नाद में खली और भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, एक साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। अगर एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो संयोग की बात यह है कि एक बार ऐसे ही झूरी का साला जो है अपने घर में खेती के काम में लगाने के लिए इन बैलों को मांगने आ गया, लेने आ गया। तो झूरी ने उसके साथ इन बैलों को भेज दिया। अब बैलों ने ये सोचा कि भाई उनको तो शायद मालिक ने बेच दिया, तो अपना बेचा जाना जो है ना उन्हें बहुत बुरा लगा, है ना। कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक ना उस गोई मतलब उस जोड़े को ले जाने में ना दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ जाना मैंने बहुत अधिक परेशानी का सामना करना, बहुत कठिन स्थिति से गुजरना।
तो ऐसा हो गया, मतलब बैल ना मतलब पैर ही नहीं उठाते थे, उसके घर जाना ही नहीं चाहते थे। और पीछे से तो वो क्या करता, पीछे से हाँकता था, है ना। दोनों कभी दाएं और कभी बाएं भाग जाते थे। पगहिया पकड़ कर के आगे से खींचता था तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते थे। मारता था तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते थे कि जैसे मारेंगे वो भी। अगर भगवान ने उन्हें वाणी दी होती ना, अगर वो बैल बोलते होते ना, तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा की है, जो तुम देते थे वो हम खा लेते थे, कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करते थे, और तुम्हारी सेवा करना ही हमें कबूल था, है ना। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की। तुमने जो कुछ भी खिलाया वो हमने सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अगर बैल बोलते होते तो ये सारे प्रश्न झूरी से करते। अब क्या हुआ कि जब बैल गया के घर पहुँचे तो उस समय शाम हो गई थी। बेचारे बैल जो है दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था उनका, वो अंदर से बहुत दुखी थे। दिल भारी होना भी एक मुहावरा है, मतलब बैल जो है उनका अंदर से मन रो रहा था, है ना। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था इतने समय से, वह घर आज उनसे छूट गया था। और ये नया घर जो है, नया गांव, नए आदमी, ये सब उन बैलों को बेगाने लग रहे थे। अब मुंशी प्रेमचंद जी ये कहते हैं कि जिस तरह से इंसान में भावनाएं होती हैं ना, दुख होता है, दर्द होता है ना, मानसिक पीड़ा होती है, उसी तरह से बिल्कुल ये बैल भी ना मनुष्यों की तरह से ही हर दुख को जो है अनुभव करते हैं, हर अपमान को भी समझते हैं कि हमारा अपमान हुआ। तो वो क्या हुआ कि बहुत वहाँ उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तो दोनों ने क्या किया कि अपने मूक भाषा में ना सलाह की और एक दूसरे को ना कनखियों से देखा मतलब तिरछे देखा। और जब गांव में सोता पड़ गया, जब सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहा तुड़ा लिया अपना। जो पगहा मतलब जो सन की बनी हुई रस्सी होती है ना, वो बैलों के गले में उसको बट के रस्सी बना देते हैं सन से। सन एक पौधा होता है, उसकी छिलके से, तो उससे रस्सी बना देते हैं। और उस रस्सी को जब जानवरों के गले में डालते हैं ना, तो उस समय उसको पगहा बोला जाता है। तो उस पगहे को उसने क्या किया, उन दोनों बैलों ने तोड़वा दिया। लेकिन पगहे बहुत मजबूत थे और ऐसा अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों बैलों में उस समय इतनी दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक करके उन्होंने क्या किया कि झटके से रस्सियाँ तोड़ डाली, है ना। अब जब झूरी सुबह सो कर उठा तो देखा कि दोनों बैल जो है ना चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब जहाँ उनका नाद था, जहाँ पे वो खूंटे पर जहाँ बांधे जाते थे, उस जगह वो खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव क्या होता है? वही गले में बांधा जाने वाला पगहा। गले की में जो एक झालर मतलब झालरदार ही वो कहना चाहिए रस्सी होती है, जिसे उस बैलों के गले में बांधते हैं, तो उसको गराव, तो आधा आधा गराव जो है लटका हुआ था। और जो उनके पैर थे ना, वो घुटने तक कीचड़ में दबे हुए थे। और दोनों की आँखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह मतलब विद्रोह इस बात का कि तुमने हमें वहाँ भेजा क्यों, और स्नेह ये कि वो झूरी से बहुत आत्मीय प्रेम करते थे। तो उनके मन में मतलब एक तरह से क्रोध भी था झूरी के प्रति और स्नेह भी था, विद्रोह भी था कि अच्छा अब तुम हमें भेज कर देखो, ये इस तरह की धमकी भी थी। और लेकिन झूरी के प्रति स्नेह भी था।
तो फिर क्या हुआ, फिर छुरी ने जैसे ही बैलों को देखा ना, स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। अब प्रेम का आलिंगन, मतलब प्रेम से उन्हें सहलाते हुए उनका ना चुंबन करने लगा। और वह दृश्य जो है आँखों को बड़ा ही भला लगने वाला था। जिन्होंने देखा उन्हें बहुत ही सुंदर लगा। तो इसके बाद क्या हुआ, जो गांव के बच्चे ना सब इकट्ठे हो गए उस समय और देखे, अरे भाई इतनी दूर भेजने के बाद भी इन बैलों ने कैसे जो है घर का रास्ता पहचान लिया, कैसे ही अकेले इतनी दूर से आ गए। मारे हैरानी और मारे प्रसन्नता के जो गांव के बच्चे ना सब इकट्ठे हो गए और वो तालियां बजाने लगे, है ना। और गांव का जो इतिहास था ना, मतलब गांव में अब तक ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी कि किसी जानवर को बेचा जाए और वो खुद वापस आके अपने मालिक का घर पहचान के अपने मालिक के घर आ जाए, है ना। तो फिर क्या हुआ, बाल सभा ने निश्चय किया, बच्चों की भी एक कोई असेंबली थी वहाँ पर। उन्होंने निश्चय किया कि दोनों इन बहादुर पशुओं को ना इन्हें प्रशंसा पत्र, अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो क्या हुआ, कोई अपने घर से, अब कैसे अभिनंदन पत्र देते बच्चे, कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर ला के खिला रहा, तो कोई भूसी खिला रहा है उन्हें। इस तरह से बच्चे जो हैं अपना अपना प्यार जताते रहे। उनमें से एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। तो दूसरा जो बच्चा था ना वो बोला, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तो तीसरा बोल रहा था कि बैल नहीं है, ये उस जन्म के आदमी हैं। और इसका प्रतिकार करने का साहस ना, मतलब कि इनकी बात को काटने का साहस किसी को नहीं हुआ। झूरी की जो स्त्री थी ना, उसने जब बैलों को द्वार पर देखा तो वो गुस्से में जल उठी। कहने लगी, कैसे नमक हराम बैल हैं ये, एक दिन भी वहाँ पर ना काम किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन नहीं सका। बोला, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने, झूरी की स्त्री ना फिर रौब से बोली, बस तुम ही तो बैलों को बस खाना खिलाना जानते हो, और सभी लोग तो पानी पिला के ही रखते हैं। तो झूरी ने ना उसको चिढ़ाया, कहने लगा, चारा खिलाते तो ये भागते क्यों। जो झूरी की स्त्री थी ना वो चिढ़ गई इस बात पर और कहने लगी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ के जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे काम चोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से ये खली और चोकर खाते हैं, कहाँ से कौन देता है इन्हें। सूखे भूसे के सिवा कुछ भी नहीं दूंगी इन्हें, चाहे खाएं चाहे मरे। ऐसा मतलब गुस्से में झूरी की पत्नी ने कहा। और वही हुआ। मजूर जो था ना, मजूर मतलब मजदूर जो था, उसको सख्ती से उसकी झूरी की पत्नी ने कह दिया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। तो बैलों ने ना नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, ना कोई उसमें चिकनाहट थी ना कोई रस था, मतलब रस का मतलब कोई, ना उसमें कोई स्वाद था। तो क्या खाएं बेचारे, है ना। आशा भरी आँखों से फिर से बेचारे बैल द्वार की ओर देखने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, अरे जा भाई, थोड़ी सी खली लाके डाल दे इन्हें। तो वो मजदूर कहने लगा, नहीं मालकिन, मुझे मार ही डालेंगी। तो फिर कहा उसने कि जा चुरा के डाल दे। तो फिर कहता, नहीं दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। मतलब कि अभी तो तुम ऐसे कह रहे हो और बाद में तुम भी उन्हीं के साथ मिल जाओगे। मतलब पति पत्नी का यहाँ कहना चाहता है कि पति पत्नी का झगड़ा जो अस्थायी होता है, थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं और फिर बाद में वो एक जैसे ही हो जाते हैं, तो तुम भी उन्हीं के जैसे बोलोगे। और मजदूर ने मतलब बैलों को खली लाकर नहीं दिया। दूसरे दिन छुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने
गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल दिया। वह ज़्यादा सहनशील था, है ना। संध्या समय जब घर पहुँचे तो उन दोनों को गया ने मोटी रस्सियों से बांध दिया और पहले वाले दिन मतलब कल की शरारत का जो है मजा चखाया, मतलब उनकी खूब पिटाई की और फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली एक चुनी सब कुछ दी और इन दोनों को केवल सूखा भूसा डाल दिया। अब दोनों बैलों का ऐसा अपमान ना जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ था। छुरी तो इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी तो टिटकार पर ही दोनों जो है उड़ने लगते थे। बच्चों, टिटकार का मतलब होता है जो मुंह से आवाज़ निकालते हैं ना, जब किसी गाड़ी को हाँकते हैं, इस तरह की आवाज़, इसी को टिटकार कहा है प्रेमचंद जी ने। तो और यहाँ जो है इतनी मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। मतलब इन्हें इतना अपमान महसूस हुआ एक तो, और दूसरे जो है खाने को भी जो है सूखा भूसा ही दिया। अब बैलों ने नाद की तरफ ना आँख भी उठा कर नहीं देखी। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन गया ने बैलों को फिर से हल में जोता, पर इन दोनों ने तो ये कसम खा ली थी कि पैर ही नहीं उठाएंगे। एकदम अड़ियल बैल बन गए, एकदम अड़ियल। गया जो है इन्हें मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर ना खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भाग गया वो, और हल के साथ रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में ना बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने ना मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। तो मोती ने कहा, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, जब बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया जो है दो आदमियों के साथ ना दौड़ा रहा है और दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। तो मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े रहो, खड़े हो जाओ। कहता, मोती कहने लगा, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो फिर ना हीरा ने उसको समझाया कि नहीं भाई, हमारी जाति का मतलब हमारे पशु जाति का ना यह धर्म नहीं है। मोती जो है दिल में ऐंठ के रह गया, मतलब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। इतने में गया पहुंचा उन दोनों के पास और उन दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल ये हुई बच्चों कि उसने ना इस वक्त मार पीट नहीं की, और नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके जो सहायक थे वो समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत मतलब उचित, ठीक, हितकारी, है ना, इसी में उनकी भलाई है। आज दोनों के सामने ना फिर वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे तो उस वक्त छोटी सी एक लड़की हाथ में 2 रोटियां लेके निकली और उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख क्या शांत होती। मतलब इतने बड़े बैल, इतने बड़े मतलब पेट, इतना बड़ा इनका पेट, और वो एक रोटी थी, एक एक रोटी। पर जानते हो क्या हुआ? ऐसा लगा कि जैसे भूख तो उनकी उससे नहीं मिटी, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे उन दोनों के ना हृदय को, माने मन को भोजन मिल गया, उनका मन तृप्त हो गया और वो सोचने लगे कि लगता है कि यहाँ भी कोई सज्जन रहता है, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। वो जो लड़की थी ना, वो गया के ही भाई की, भैरव की लड़की थी और उसकी माँ जो है मर चुकी थी। सौतेली माँ जो है उसे बहुत मारती रहती थी, तो इसलिए इन बैलों से उसे एक तरह से
अपनापन हो गया था। वो बेचारी अपनी ज़िंदगी में खुद इतनी दुखी थी, तो कहते हैं ना कि दुखिया ही दुखी की बात को समझता है ना। वो नहीं कहते कि जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर में बिवाई बहुत कष्टदायक एक पैर के लिए दुखद रोग है। अगर लेकिन जिसके पैर में वो नहीं हुई रहती है ना कभी, तो वो अगर दूसरे के पैर में अगर बीवाई हो जाए तो उसके दर्द को, मतलब कहने का ये कि जो खुद नहीं कभी कष्ट झेला रहता है ना, उसे दूसरे के कष्ट का एहसास भी नहीं होता। तो अब क्या हुआ फिर आगे कि दोनों जो है दिन भर जोते जाते, दिन भर उनको खेत में गया चलाता, डंडे मारता और जो है वो फिर अड़ते भी है ना, अड़ जाते, पैर भी नहीं उठाते फिर। और शाम को थान पर लाकर बांध दिए जाते, और रात को वही जो लड़की थी ना, छोटी बालिका, वो उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। तो प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। मतलब इतना सही, जो इतने डंडे जहाँ पड़ रहे थे वहाँ पर उस छोटी बालिका के द्वारा ये रोटियां खिलाना ही ऐसा लग रहा था जैसे उन बैलों को कि मतलब कि यही हमारा मतलब उनके लिए इस बात का बहुत महत्व था कि कोई तो है जो उनके लिए थोड़ा सोचता है। तो प्रेम के इस प्रसाद की ये जो बरकत थी, मतलब इसका ये फ़ायदा हुआ कि 2-2 गाल सूखा भूसा खा कर भी बेचारे जो बैल थे ना फिर भी कम दुर्बल नहीं हुए थे। मगर दोनों की आंखों में ना, उनके रोम रोम में, रोए रोए में विद्रोह भरा हुआ था। शरीर के जैसे हर रोए में विद्रोह मतलब कि क्या करें, मतलब इस परिस्थिति से किस तरह से छूट पाने का जो क्रोध था ना, वह उसे ही हम यहाँ विद्रोह समझ सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मोती ने जैसे मूक भाषा में बात की। जैसे एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि भाई हीरा से कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा ने कहा कि तो क्या करना चाहते हो? तो कहता है मोती कि एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक देना चाहता हूँ। फिर कहता है कि लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। अगर मतलब फेंक दिया और वो मर गया तो यह बेचारी अनाथ नहीं हो जाएगी? किसने कहा ऐसा हीरा कहता है। तो मोती कहता कि तो मालकिन को क्यों ना फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। तो हीरा उसको समझाता है, देखो भारतीय परंपरा जो परंपरा थी, अब जो लोग नहीं मानते, पर वह उस हीरा के मुंह से प्रेमचंद्र जी ने कहलवाया है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। मतलब वो तो स्त्री है, स्त्री के कहते हैं कि ये हमारे यहाँ तो कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो हमारी तो भारतीय परंपरा ये है, तो फिर तुम उस पर सींग कैसे चला सकते हो, है ना? तुम नहीं चला सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो तुम किसी तरह से निकलना ही नहीं देते। मोती जो है थोड़ा सा झुंझला के हीरा से बोला, बताओ तोड़ा कर भाग चलें? तो हीरा कहता है कि हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो वो बंधे हुए तो इतनी मोटी रस्सियों से थे ना। तो कहता है लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो मोती कहने लगा कि इसका भी एक उपाय है, पहले रस्सी को ना थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है बस। तो रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई और फिर दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी जो है मुंह में भी नहीं आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा क्या हुआ कि घर का द्वार खुला, मतलब अचानक घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई, है ना। उसने उनके माथों को सहलाया और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। तो भाई लड़की को ना इन बैलों से सचमुच बहुत आत्मीयता हो गई थी। तो उसने क्या किया ना, लड़की ने कि ना उसने गराव खोल दिया। मतलब गराव मैंने गले में जो मोटी रस्सी पड़ी थी ना, वो उसने खोल दी
पर दोनों जो बैल जो थे वो चुपचाप ही खड़े रहे, भागे नहीं, है ना। क्यों नहीं भागे? वो देखो, क्योंकि मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, मतलब इसी पर लोग शक करेंगे, इसी की पिटाई हो जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। तो फिर उसके बाद में सहसा बालिका चिल्लाई। अचानक बालिका ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और वो चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। फिर क्या हुआ? गया जो है ना हड़बड़ा गया और हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। अब जो है दोनों बैल ना, ये दोनों भागे। अब गया ने उनका पीछा किया और भी तेज भागे। गया ने फिर शोर मचा दिया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा कि भाई अकेले क्या कर लूँगा। तो दोनों मित्रों को जो है और टाइम मिल गया और समय मिल गया और दोनों मित्र जो है सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि रास्ते का उन्हें ज्ञान भी नहीं रहा। बेचारे भागने के चक्कर में रास्ता भी भूल गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ही नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, वो तो रास्ता भटक गए बेचारे बैल। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तो हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम रास्ता भूल गए, राह भूल गए। तुम भी तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। हीरा ऐसा बोला। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? देखो, मतलब बैल होकर भी इतना सोच रहे थे कि गया तो अपना धर्म छोड़कर जो है, मतलब हम पशुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, है ना। तो ऐसा करके अब उन्होंने देखा कि पास में एक खेत था और उसमें मटर खड़ी थी, मटर लगी हुई थी। फिर वे दोनों बेचारे भूख से व्याकुल तो कई दिनों से हो रहे थे, वो मटर चरने लगे, खाने लगे। मतलब रह के जो है आहट भी ले लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। और जब पेट भर गया तो दोनों ने ना आज़ादी का अनुभव किया। थोड़ी देर के लिए पेट भरा और स्वतंत्र हुए, उन्हें बेचारों को बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो फिर वो मस्त होकर ना उछलने कूदने भी लगे। पहले जो है दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए आपस में एक दूसरे से और एक दूसरे को ठेलने लगे, मतलब थोड़े से मौज में आ गए। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया हीरा। तब उसे भी क्रोध आया, फिर वो संभल के उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, मतलब अभी खेल खेल में ही झगड़ा हो जाएगा। तो फिर मोती जो है किनारे हट गया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मोती भाई मतलब मित्र तो थे ना, दोनों बहुत गहरे मित्र थे। तो फिर एक को जब अगर क्रोध आ ही जाए तो फिर दूसरे को उस समय शांत हो जाना चाहिए। प्रेमचंद जी यहाँ ये संदेश दे रहे हैं, अगर दो मित्रों में कभी इस तरह से झगड़ा हो भी जाए तो एक मतलब उनमें से किसी न किसी को वह झगड़ा संभाल लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि अरे ये क्या, कोई सांड जो है ना डौंकता चला रहा है, जैसे बोलते हैं सांड, है ना, अकेला चलता हुआ जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। तो कहता हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, वो सांड जो इतनी देर में उन दोनों के सामने आ पहुंचा। फिर दोनों मित्र जो है बगले झांकने लगे। मतलब बगले झांकना एक मुहावरा है, मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। सांड क्या, वो तो पूरा हाथी था, पूरा तगड़ा और बड़ा विशाल, और उससे भिड़ जाना जो था वो क्या था, जान से हाथ धो देना था। लेकिन अब जो है ना भिड़ने पर जान भी बचती नज़र नहीं आ रही थी, या इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। और सोचते हैं दोनों बैल की कितनी भयंकर सूरत है, बेचारे दोनों बैल डर गए, है ना। तो फिर मोती ने ना मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा को ऐसा जैसे मानो जैसा है वो ये कह रहा हो। पशुओं को की भी तो कोई भाषा होती है ना, जो एक आपस में दूसरे से जो है अपनी बात जो है मतलब भेज देते, संप्रेषित कर देते हैं। तो
हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, कहने लगा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, भाग क्यों ना चलें। मतलब कहने लगा हीरा कि ना अपने शक्ति के घमंड में है ये, अगर इससे हम मिन्नत करें, प्रार्थना करें कि हमें छोड़ दो, तो ये सुनेगा नहीं, तो क्या करें, भाग चलें। तो वो कहता है मोती, नहीं भागना तो कायरता है। तो फिर हीरा कहता, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। तो हीरा जो है वहाँ से थोड़ा भाग गया और मोती कहने लगा कि और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। तो फिर कोई उपाय सोचो भाई इससे बचने का। तो फिर कहते हैं, सोचते हैं कि उपाय तो यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। दोनों जने माने हम दोनों लोग, हम दोनों बैल, हम दोनों एक साथ ही उस पर चोट करें, प्रहार करें, मतलब एक ही साथ मारें उसको। मैं आगे से उसे रगेदता हूँ, मतलब पीछे को धक्का देता हूँ, और उसे तुम पीछे से रगेदना, माने उसे धकियाना, है ना। दोहरी जब उस पर मार पड़ेगी ना, तब वो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम उसके बगल में, उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम तो है, पर दूसरा उपाय नहीं है। मतलब अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अगर मिलकर नहीं लड़े तो मरेंगे हम। ऐसा उन दोनों ने आपस में निश्चित किया कि अब दोनों को साथ मिलके उसका सामना करना पड़ेगा। दोनों मित्र ना जान हथेलियों पर लेकर लपके, है ना। लपके किधर, मतलब सांड की ओर। सांड को भी संगठित शत्रुओं से, मतलब इकट्ठे कई शत्रुओं से लड़ने का कोई तजर्बा नहीं था, कोई भी उसे अनुभव नहीं था। तो वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, वह किसी एक से एक साथ लड़ सकता था। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जो ही हीरा पर झपटा सांड, जैसे ही हीरा पर झपटा तो मोती ने उसे पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो इधर से फिर हीरा ने रगेदा, मैंने उसे धकियाया, है ना। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, है ना। इन दोनों ने पहले ही सलाह कर ली थी, उसे वह अवसर ही नहीं देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने ना फिर उसका दूर तक पीछा किया, और यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। और जब बेदम होकर गिर पड़ा तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब दोनों मित्र विजय के नशे में, अब दोनों, देखो क्या हुआ यहाँ पर बच्चों कि अकेले अकेले तो अपने शत्रु से जूझ नहीं सकते थे, वो मार देता ही दोनों को, अलग अलग ये मर जाते। परंतु जब दोनों ने मिलकर उसका सामना किया ना, तो उसे अपनी जान बचानी जो है मुश्किल हो गई, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है, एकता में बहुत ताकत होती है। अब क्या हुआ कि दोनों मित्र जो है अपने इस विजय के नशे में झूमते चले आ रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मतलब वही संकेतों वाली भाषा में, जैसे कह रहा हो कि मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती थोड़ा गुस्सैल था, हीरा थोड़ा शांत था और थोड़ा ज़्यादा समझदार था। तो हीरा ने तिरस्कार किया, मतलब उसको जो है उसकी बात का अनादर किया और कहा कि गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, है ना। जब शत्रु अगर गिर ही जाए ना मैदान में और निहत्था और गिर जाए, ये देखिए युद्ध के नियमों का एक प्रकार से प्रेमचंद जी जो हैं यहाँ पर इन बैलों के संवाद के माध्यम से एक ये युद्ध का नियम भी बतला रहे हैं कि जब शत्रु परास्त हो जाए तो फिर उस पर सींग नहीं चलाना है, उस पर जो है वार नहीं करना चाहिए। तो मोती क्या कहता है कि यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे, है ना। तो चलो खैर ये बात ख़त्म हुई। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, है ना, आपस में। फिर उन्होंने सलाह की कि पहले कुछ खा लें तब सोचें, है ना। भाई लड़ाई करके थक गए थे, तो अब थोड़ा सा अपना दिमाग को थोड़ा सा तरावट दे दें तब सोचें, है ना। तो बच्चों सामने जो है मटर का खेत था,
मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। तो अभी 2-4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। भाग नहीं सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। हीरा ने देखा कि उसका प्रिय मित्र जो है संकट में है तो वहाँ से लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातःकाल और जब सुबह हुई तो दोनों मित्रों को कांजी हाउस, जिसको काइन हाउस भी कहते हैं, जो एक तरह से सोच लो बच्चों की, जो ना गाँव में पशुओं की जेल होती है। अब पशुओं को क्यों जेल दी जाती है? पशु को तो बेचारों को पता नहीं होता है, किसी के भी खेत में अगर वो खुले रह गए तो अपना पेट भरने के लिए किसी के भी खेत में चले जाते हैं। तो जो खेत का मालिक होता है वो अगर उस पशु को पकड़ ले तो फिर गांव में ही एक ऐसी जगह बनाई होती है कि जहाँ पे उन पशुओं को ले जाके बंद कर देते हैं। तो फिर उन पशुओं का जो मालिक होता है उससे जुर्माना वसूल करते हैं, और अगर वो आता है लेने पशुओं को तो उससे जुर्माना वसूल करते हैं, और अगर नहीं आता तो फिर इनको जो है अगर कोई ख़रीदार मिल जाए तो उनको बेच देते हैं, है ना, जो उस कांजी हाउस का जो मालिक होता है। तो ऐसा ही किया कि उन दोनों को बेचारों को तो कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। अब दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका इतना ऐसा वास्ता, ऐसा अवसर जो है पहली बार ही पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और उनको खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। और बेचारे बैलों को समझ में नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो फिर गया ही अच्छा था। अब बहुत बुरे को देखो तो थोड़ा बुरा ही, फिर उसकी तुलना में जो थोड़ा बुरा होता है वही ठीक लगने लगता है। यहाँ जब चारों नज़र दौड़ाई उस कांजी हाउस में तो उन्होंने देखा कि वहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ थीं, घोड़े थे, गधे थे, पर किसी के भी सामने खाने को चारा नहीं था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। जब भूख लगी हुई थी, उन्हें ताकत तो थी नहीं, तो बेचारे क्या करते, वो मुर्दों की तरह से ही बेजान से पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। और सारा दिन दोनों मित्र जो है फाटक की ओर, ये दोनों मित्र भी सारे दिन फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि पर कोई जो है ना चारा लेकर आता दिखाई दिया और नहीं कुछ भी उनको खाने को दिया। तब दोनों ने दीवार की जो है ना, इतनी अधिक भूख लगी कि फिर दोनों जो है दीवार की नमकीन मिट्टी को ही चाटना शुरू कर दी। तो क्या उस मिट्टी से कोई उनको तृप्ति मिलती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मतलब उसका मन जो है ना विद्रोह से, आक्रोश से भर गया। मोती से बोला, भाई अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। तो हीरा बोला कि इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। तो मोती बोला कि मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। तो हीरा कहता है कि तो बस इसी बूते पर अकड़ते थे, मतलब इसी दम पर, इतना ही दम था। वो थोड़ा उसको जो है मतलब एक तरह से उकसा रहा है ताकि मोती जो है उसके साथ मिल के दीवार को तोड़ने में मतलब उसकी मदद करे। सारी अकड़ निकल गई, कहता हीरा उसको कि क्या बस इतना ही दम था, सारी अकड़ निकल गई, मतलब किसी तरह उसको जोश दिलाना चाहता है। तो देखो फिर क्या हुआ, बाड़े की जो दीवार थी वो ना कच्ची थी। हीरा जो शरीर से मजबूत तो था ही, उसने क्या किया कि अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और ज़ोर से मारा। फिर क्या हुआ, तो मिट्टी का एक चिप्पड़ सा, मतलब एक ऊपर की सतह सी निकल आई।
फिर तो उसका थोड़ा साहस बढ़ा, उसका थोड़ा हौसला बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें करना मतलब की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय क्या हुआ कि कांजी हाउस का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। जानवरों की भी हाजिरी होती थी, जिससे कि पता चले कि जितने पकड़े थे उतने सारे हैं ना, कोई उसमें से इधर उधर मतलब किसी तरह से खिसक तो नहीं गया। हीरा को उसने देखा कि भाई वो दीवार की मिट्टी गिरा रहा है अपने सींग से। तो हीरा का उज्जटपन देखकर, उज्जटपन मतलब उसका अक्खड़पन, उसकी मतलब जो उतना साहस देखकर, उस दुस्साहस कहना चाहिए, उसके दुस्साहस को देखकर उसने उसको कई डंडे रसीद कर दिए और मोटी सी रस्सी लाकर उसको बांध दिया हीरा को। मोती ने फिर पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा बोला कि जितनी मेरे में हिम्मत थी उतना मैंने जोर तो लगा दिया यहाँ से, मतलब छूटने के लिए, दीवार को गिराने के लिए। मोती कहता है कि ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए, कि और भी बंधन मिल जाए। ऐसा जोर मारने से ऐसे भी मतलब व्यर्थ जगह परिश्रम करने से क्या कि हमारी जो है हमारे ऊपर और अधिक सख्ती कर दी जाए। तो जोर तो मैं मारता ही रहूँगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, है ना। हीरा ऐसा कहता है। फिर कहता है मोती की जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो हीरा बोला कि कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। दीवार खुद जाती मतलब दीवार अगर गिर जाती, खोद दी जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, मतलब हमारे इतने बंधु बांधव भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सारे मर जाएंगे। तो मोती बोला कि हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब इसकी इतनी सारी हीरा की बात सुनकर मोती में भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई। कहता है तो लाओ चल, मैं भी थोड़ी जो है जोर लगा देता हूँ। देखो बच्चों, बात ये है कि ये हीरा और मोती और बैलों के इन संवाद के बहाने मुंशी प्रेमचंद जी उस समय जो देश में अंग्रेज़ों का राज था, जो गुलामी जो है देश के लोग सह रहे थे, ये उन्हीं लोगों के मन की बातें हैं जो इन बैलों के संवाद के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। उस समय लिखने पर भी प्रतिबंध था। मुंशी प्रेमचंद जी जो है उनका असली नाम तो धनपत राय था, परंतु वो अपने प्रेमचंद के नाम से जो है अपनी रचनाएं लिखते थे, ताकि अगर कुछ ज़्यादा ऐसा लिखें तो मतलब पुलिस की निगाह में ना आ जाए। वो अपने असली नाम धनपत राय के नाम से रचना नहीं लिखते थे। देखो कितनी मजबूरी का समय था वो। तो इसलिए अभी ये जो सारे जो आपने संवाद देखे ना बैलों के माध्यम से, ये आप समझ लो इनकी जगह पर कोई भारतीय कुछ लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, और वो कैसे वो सोच रखते हैं, कैसे वो क्या करना चाहते हैं, है ना। तो अब चलिए खैर, तो कहता है कि फिर क्या हुआ कि मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। फिर थोड़ी सी मिट्टी गिर गई, फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई थोड़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से, किसी अपने दुश्मन से लड़ रहा हो। इस तरह से वो दीवार में सींग मारने लगा। आखिर क्या हुआ कि कोई 2-4 घंटे और जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। 1 हाथ जितनी ऊपर से दीवार गिर गई। उसने दूनी शक्ति से फिर दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी, है ना। जितनी दीवार थी उसका आधा, ऊपर से आधा गिर गया। फिर क्या था, दीवार का गिरना था कि जो अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर जो थे ना, उनमें चेतना आ गई, चेत उठे, मतलब एकदम जाग से गए, एक प्रकार से चेत उठे। वो हो कि मतलब यह एक मौका है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं, इस तरह से चेत उठे। तीनों जो घोड़ियाँ थी ना वो भी सरपट भाग निकली, फिर उनके पीछे बकरियाँ निकली, है ना। और इसके बाद भैंसें भी धीरे धीरे वहाँ से खिसक गईं। पर जो गधे थे ना वो तो अभी तक ज्यों का त्यों खड़े रहे।
तो हीरा ने गधों से पूछा कि भाई तुम दोनों, दो गधे थे वहाँ पर, तो उन्होंने पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। तो उसमें से एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, इस डर से वो नहीं भाग रहे थे कहीं दोबारा ना पकड़ लिए जाएं। तो फिर कहता है कि हीरा ने कहा कि तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, भले पकड़ लिए जाएं, मतलब अभी तुम भाग सकते हो। तो गधा बोलता है कि नहीं, हमें तो डर लगता है, क्योंकि गधा जो है यहाँ सीधेपन का, बहुत सीधा भारतीय जो है ना उसका यहाँ पर प्रतीक है, गुलाम और सीधा, बहुत सीधा भारतीय। कहता है कि नहीं, हमें तो बहुत डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। बेचारा बिल्कुल सीधा साधा। तो जब आधी रात से ऊपर अब क्या हुआ कि आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, मतलब आधी रात से भी ज़्यादा का समय हो गया था। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने प्रिय मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ। अब रस्सी नहीं टूटी, बहुत ही मोटी थी, तो मोती उसको तोड़ नहीं पाया। तो हीरा ने उससे कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, शायद ज़िंदगी में फिर कहीं मिल जाएंगे। तो उसका दुख समझ के मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़ के अलग हो जाऊं। देखो सच्चे मित्र की यही पहचान है, ये नहीं कि मतलब मित्रता तो तभी चलती है जब दोनों मित्र एक दूसरे के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सोचे, एक ही जो है उसका फ़ायदा है, तो वो मित्रता नहीं चल पाती है ना। तो क्या हुआ कि हीरा ने कहा कि भाई अगर मेरे साथ तुम रहोगे और ये दीवार भी भाई गिरा दी है तो बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत, और क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूँ तो ये शरारत मैं तो कर नहीं सकता हूँ, तो तुम ही खुले हो और तुम ही यहाँ रहोगे तो सब यही समझेंगे कि ये शरारत तुम्हारी है और तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। तो फिर मोती जो है गर्व से बोलता है, तो जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता है, इतना तो हो ही गया ना कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अब यहाँ मोती को अपने खुद के स्वतंत्रता की चिंता नहीं है, खुद छूट जाने की, यहाँ से भाग जाने की चिंता नहीं है। मोती गुस्सैल है परंतु बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है ना। वो सोचता है कि मेरे इस काम से मैं भले ही पिट जाऊं, लेकिन मेरी वजह से 8-10 प्राणी तो यहाँ से बच के भाग गए, वो तो बेचारे हमें आशीर्वाद देंगे। तो इतना कह के जो है, यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार कर, ऐसे तो वो गधे जा ही नहीं रहे थे, तो उन्हें सींगों से मार के, मतलब ज़बरदस्ती जो है उन्हें बाड़े के बाहर निकाल दिया। और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा, तब अपने बंधु माने हीरा के पास आकर के वो सो गया। अब भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा जो अन्य कर्मचारी जो थे उनमें ना, जब ये बात पता चली कि ऐसा हुआ तो उनमें खलबली मच गई। अब इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इसे प्रेमचंद जी कहते हैं कि अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं जितनी कि उन्हें इतनी, मतलब उनके अंदर इतना जैसे भूचाल सा आ गया, उन सब में इतनी खलबली मच गई। कहते हैं बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब जब उन्होंने, वो सब समझ ही गए कि ये काम जो है सब भाग गए हैं, हीरा तो बंधा हुआ है, तो ये काम किसने किया होगा, मतलब मोती नहीं किया होगा। तो इसलिए बेचारे मोती को फिर से बहुत मार पड़ी और उसको और भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1 सप्ताह तक वो दोनों मित्र जो है ना वहाँ बंधे पड़े रहे, किसी ने उन्हें चारे का एक तिनका तक भी नहीं डाला। हाँ, बस एक बार उन्हें बस पानी दे दिया जाता था और इसी से वो जीवित थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा तक नहीं जा। अब सोचो 1 हफ्ते तक उनको कुछ नहीं मिला खाने पीने को, तो उनका क्या हाल होता। उनकी न ठठरियाँ निकल आई थी, मतलब हड्डियाँ निकल आई थी बाहर। एक दिन क्या हुआ कि देखते हैं कि एक दिन बाड़े के सामने ना, उस कांजी हाउस के सामने डुग्गी बजने लगी, मतलब डमरू टाइप है ना, ये बजने लगी। और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए।
तब दोनों मित्र जो है वहाँ से अंदर से निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मतलब कुछ लोग यहाँ से जो पकड़े हुए जानवर थे बहुत सस्ते में, है ना, मतलब कहते हैं औने पौने दाम जो है बेच दिए जाते थे, है ना। तो अब इनकी हालत तो एक हफ्ते तक जब कुछ खाने को नहीं मिला तो कैसे ठठरी निकल आई थी। अब ऐसे बैलों को देख देख के लोग जो हैं मतलब कोई उनको अपने घर खेती के काम के लिए ख़रीद कर नहीं ले गया। कहते हैं कि ऐसे मृतक बैलों का कौन ख़रीदार होता है। ऐसे जो जैसे लगता था कि अभी मरने वाले हैं बैल, तो इनको कौन ख़रीद के ले जाता। मतलब ख़रीदार जो है वो भी देखते हैं कि अच्छा हट्टा खट्टा तंदुरुस्त बैल हो। तो फिर क्या हुआ कि अब इसके बाद एक सहसा एक दढ़ियल आदमी, दढ़ियल जिसकी दाढ़ी थी, ऐसा आदमी और जिसकी आंखें लाल थीं और उसका मुद्रा मतलब मुख के भाव जो थे अत्यंत कठोर थे, ऐसा जो है आया और इन दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मतलब उंगली दबा गड़ा करके मुंशी जी से जो है बात करने लगा। जो वहाँ पे कोई मुंशी रहा होगा उससे उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से माने जो कहते हैं ना आंतरिक ज्ञान से उन दोनों मित्रों के ना दिल कांप उठे। बिना बताए उसका चेहरा देखकर इन बैलों को ऐसा कुछ आभास हो गया कि ये मतलब कोई कसाई टाइप का जो है ये होगा। तो इन दोनों की ना रूह कांप गया, दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न रहा। वो समझ गए कि ये कौन है। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। डरते डरते दोनों बैलों ने एक दूसरे को डरी हुई नज़रों से देखा और अपना सिर झुका लिया। फिर क्या हुआ, हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। अश्रद्धा माने श्रद्धाहीन भाव से उत्तर दिया। कहता है कि कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर उन्हें क्यों दया नहीं आती। तो भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है ना। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे, है ना। क्या कहते हैं कि भगवान मतलब हमारा मरना जीना, क्या भगवान को ज़रा भी चिंता नहीं है कि हम किस मुसीबत में हैं। उनके लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। कहते हैं भगवान एक बार तो उस लड़की के रूप में, कौन सी लड़की, भैरव की जो लड़की जो रोटी खिलाती थी, उसके रूप में आकर एक बार तो मुझे बचा लिया हम लोगों को, तो क्या अब नहीं बचाएंगे। और देखो कहता है यह आदमी छुरा चलाएगा, देख लेना, है ना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम आई जाएगी। मतलब कहते हैं देखो अब यहाँ कहते हैं कि बैल जानवर तो ऐसा है कि उसके मरने के बाद भी, है ना, उसका मांस, उसकी खाल सींग हड्डी लोग जो है किसी न किसी रूप में उसका उपयोग कर ही लेते हैं, है ना। बाकी इंसान जब मरता है तो बस उसी का ही कुछ नहीं होता। बाकी मतलब एक तरह से जानवर जो है इंसानों से भी बेहतर है कि वो मरकर भी दूसरों के काम आता है। कहता है नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। अब उस दढ़ियल ने ही मतलब ज़्यादा ऊंची बोली लगाकर मतलब इनको ले लिया। अब दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, मतलब शरीर का एक एक अंग जो डर के मारे काँप रहे थे। उनको पता था कि अब हमारा क्या होने वाला है। बेचारे पाँव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे। क्योंकि वो ज़रा सा भी चाल धीमी हो जाती थी तो वो जो दढ़ियल था वो ज़ोर से डंडा मारता था। उसको क्या दया थी, वो तो इन्हें मारने काटने ले जा रहा था। फिर क्या हुआ, राह में गाय बैलों का एक रेवड़ मतलब झुंड, है ना, गाय बैलों का हरे हरे हार में चरता हुआ नज़र आया। मतलब हरे हरे पलिहर भी बोलते हैं और खुली हुई जो जानवरों के चरागाह, हार का मतलब एक प्रकार से चरागाह, जहाँ पे जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं। गांव की कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो शायद सरकारी होती है, वो किसी भी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, तो वहाँ पे गांव के सभी जानवर घास वास खाने जाते हैं। तो वहाँ पे सब कुछ जानवर जो है जानवरों का पूरा एक झुंड था वहाँ पे, वो बड़ी प्रसन्नता से जो है घास खा रहे थे। सभी जानवर जो थे प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल चिकने थे मतलब स्वस्थ थे,
है ना, चिकने शरीर मांस वाले। कोई उसमें से उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था, मतलब जुगाली। पागुर करना मतलब जुगाली, मुंह चला के, जो जानवर बाद में बैठ के मुंह चलाते रहते हैं, इस तरह। कहते हैं कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, है ना। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हो रहे हैं। ये उन लोगों की ओर इशारा है जो देश के लिए जो क्रांतिकारी है ना थे, और जो पकड़े जाते थे, और उनके साथ क्या क्या होता था। और बहुत से लोग जो थे उनको उन क्रांतिकारियों के दुख दर्द का कोई जो है उन्हें चिंता नहीं होती थी, और वो अपना मस्त जीवन जीते रहते थे। प्रेमचंद ने मेरे ख्याल से इस घटना से यही जो है इशारा कर रहे हैं कि उन्हें इनकी कोई चिंता नहीं थी। सहसा क्या हुआ कि दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। चलते चलते उनको ऐसा लगा कि ये तो राह जो है ना, ये जो रास्ता जो है, ये जान पहचान वाला है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। अच्छा, ये सब उनकी जान पहचान की ना जगहें उनको समझ में आने लगी बैलों को कि ये जगह तो हमारी देखी हुई है। अब क्या हुआ, जैसे ही जान पहचान की जगह मिलनी शुरू हुई ना, तो हर क्षण उनकी चाल तेज होना, उनके बैलों के अंदर से थोड़ा जोश आ गया। अरे ये तो हम रास्ते हमारे पहचाने हुए हैं, देखिए हमारा शायद कुछ भला हो इस रास्ते से चल के। और उनकी सारी थकान और सारी दुर्बलता, कमजोरी जो थी ना, वो गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। कहते बड़े खुशी से सोचने लगे, अरे यह तो हमारा ही हार है। हार का मतलब जहाँ पर वो जहाँ पे पानी जो है रहंट बोलते हैं उसको। रहंट मतलब जो जहाँ से इस कुएं, कहते हैं कि इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। हार का अर्थ है वही जगह जहाँ पर रहंट लगी होती है, और वहाँ से कुएं के अंदर से पानी खींच के बाहर फेंकते थे। तो कहते हैं हम यहीं पे तो पुर चलाने, मतलब उस मशीन को चलाने के लिए आया करते थे, है ना, उसको पुर चलाना कहते हैं। तो और यही वो कुआं है, पहचान गए उस जगह को। फिर कहते हैं कि मोती ने कहा, अरे हमारा घर नगीच आ गया, मतलब पास में आ गया। नगीच माने पास, है ना। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, है ना। कहता है कि मोती कहता है कि यह जाने देगा, तो कहता है हीरा कि इसे मैं मार गिराता हूँ, है ना। फिर कहता है नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे, मतलब यहाँ से भाग के जो है ना अपने थान पर चले जाओ। थान पे जहाँ पे वो रोज़ खाना खाया करते, रोज़ वो भूसा चारा खाया करते थे, उस जगह को थान कहा है ना। थान पर, थान मतलब एक तरह स्थान से ही थान बनाया है ना। अब जो है दोनों उन्मत्त होके उस दढ़ियल से अपनी रस्सी छुड़ाकर, उन्मत्त मतलब एक तरह से जैसे पागलों के समान, है ना, बछड़ों की भांति। जैसे बछड़ों को पता नहीं लगता कि गिरोगे, जैसे एकदम नवजात बछड़े होते हैं ना, वो वैसे ही कूदने लगते हैं, उनको पता नहीं लगता कि गिर जाओगे, ठोकर लग जाएगी। तो इस तरह की मानसिकता के साथ इस समय वो दोनों हीरा और मोती जो हैं, वो बछड़ों की भांति ना कुलेल माने खेल सा करते हुए, क्रीड़ा से करते हुए घर की ओर दौड़े, है ना। और वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। वो अपने थान पे पहुंच गए, और उनके पीछे पीछे दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दढ़ियल भी उनके पीछे पीछे जो तेजी से दौड़ा चला आया। अब झूरी जो था ना, वो द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। जाड़े का दिन होगा, धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। झूरी जो है इन बैलों को बहुत प्यार करता था। जैसे ही इन बैलों को देखा तो वो दौड़ कर आया और इनको जो है बारी बारी से अपने गले से लगाने लगा। और इन दोनों मित्रों को इतने समय बाद इतना अपरापन पा करके ना, इनको खुशी, इनकी आंखों से खुशी के आंसू जो है बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, है ना। तो इतने में क्या हुआ कि दढ़ियल आ गया, है ना। दढ़ियल ने जा करके बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। उसको झूरी ने कहा धमकाता हुआ कि मेरे बैल हैं। तो वो कहता है दढ़ियल की, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मैं तो नीलामी में इन्हें लेकर आया हूँ।
तो कहता है वो झूरी कि मैं तो समझा हूँ चुराए ले आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, मेरे बैल हैं, जब तक मैं नहीं बेचूंगा तब तक कैसे बिकेंगे। उसका भाव ये था, किसी को मेरे बैल जो है नीलाम करने का क्या अधिकार है, क्या अख्तियार है ना। तो कहता है वो दड़ियल की, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो ये बोला झूरी कि मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, है ना, सींग से मारा दड़ियल को। दड़ियल जो है पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल और भागा, है ना, दड़ियल भागा। फिर मोती जो है मोती पीछे दौड़ा उसके, और गांव के बाहर निकल जाने पर उसको ना वहाँ तक उसको दौड़ाया जब तक वो गांव से बाहर ना निकल गया, है ना। गांव के से बाहर निकाल के मोती रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था, है ना। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, है ना। दड़ियल जो है बैल के डर से दूर खड़ा होकर धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर माने बहादुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे, है ना। गांव में बहुत भाईचारा हुआ करता था पहले, बहुत प्रेम होता था एक दूसरे से। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। तो कहता है मोती कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे बेमारे न छोड़ता, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसको ज़रूर मारता। मतलब ये अब ना आएगा, है ना, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे, मतलब अगर वो दूर से गोली मरवा दे। कहता है मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हाँ मर जाऊँ, देखो देखो यहाँ पर भी प्रेमचंद जी वही स्वतंत्रता सेनानियों वाली बात कर रहे हैं, है ना, कि मर जाऊँगा लेकिन उसके काम नहीं आऊँगा, है ना। ठीक है, जो वो चाहता है, मतलब जो फिर अंग्रेज जो चाहते थे वो नहीं करना है। ये जो है घुमा कर अपनी बात को कह रहे हैं, है ना, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो है स्वतंत्रता की ही बात कर रहे हैं। तो कहते हैं हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, है ना, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। हमारी जान को लोग इसीलिए जान नहीं समझते, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि हम मरें कि जिए, क्योंकि हम बहुत सीधे हैं, है ना। ज़रा देर में अब क्या हुआ, इतनी इनकी बात ख़त्म हुई। तो इसके बाद देखते हैं कि ज़रा सी देर में ही नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया, और मतलब पूरी इनकी आवभगत की गई, है ना। और दोनों मित्र जो है खाने लगे। चूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। आसपास के सब जो है लोग जुट गए थे और तमाशा देख रहे थे, ये है ना, कि कैसे ये उसके हाथ से छूटकर भाग आए। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था और सारे गांव को ऐसा लगता था जैसे उन्हीं की विजय हुई हो। गांव वासी, पहले ऐसा नहीं था कि पड़ोसी को देख के ही जले जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। पहले किसी के घर प्रसन्नता होती तो सब खुश होते थे, पहले का माहौल बहुत अच्छा था। तो सारे गांव में उत्साह सा, मतलब उत्साह, सभी लोग जैसे नई स्फूर्ति से भर गए थे। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मतलब अब जो झूरी की पत्नी थी ना, अब उसका भी क्रोध शांत हो गया था और अब वह भी अपने बैलों को स्नेह की दृष्टि से देखने लगी और आकर उस अपने अपनत्व के मारे उसने भी बैलों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी से 2 बैलों की कथा के माध्यम से वास्तव में ही स्वतंत्रता की भावना को जगाने का भरपूर प्रयास किया है। और ये भी कहा है कि स्वतंत्रता कोई, आज के समय में बात कर रहे हैं कि अ कप ऑफ टी नहीं है, इतना आसान नहीं है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है और उसके लिए मिलकर, है ना, जो सांड वाली घटना है
उससे हम कह सकते हैं कि उससे मिलकर संघर्ष करना पड़ता है ना, क्योंकि एक एक को तो तोड़ देना, कहते हैं एक एक लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल है, एक एक लकड़ी को तोड़ देना बहुत आसान है। तो मतलब एक तरह से भारतवासियों को यह भी संदेश दिया है कि तुम एक हो जाओ, एकता से एक होकर इनका, अंग्रेज़ों का मुकाबला करो, तभी जाके इनको तुम यहाँ से भगा सकते हो अपने देश से, और तभी देश जो है आज़ाद हो सकता है। तो देखिए कितने प्रतिभाशाली और कितने दिमाग वाले थे मुंशी प्रेमचंद, जितनी भी सराहना की जाए कम है। बच्चों अब ये पाठ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।